गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान का इकाई 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें है कि चैप्टर का नाम मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसमें हम मानव निर्मित वस्तुओं में जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मनुष्य द्वारा जितनी भी वस्तुएं निर्मित की गई हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में की जाती हैं, चाहे वो मकान से संबंधित हो, चाहे भोजन से संबंधित हो, चाहे वस्त्र से संबंधित हो, है ना, चाहे प्लास्टिक हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, और जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे प्रकृति प्रदत्त है वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाएंगी, यानी कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। जैसे हवा, मिट्टी, जल, वायु, हवा, मिट्टी, जल, ये सब हो गया ना। ये सब क्या है? खनिज, लवण, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अगर आप बात करें कि देखिए आगे किताब में लिखा साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच, ये सब जो है वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है ना। इन्हीं सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इनकी उपयोगिता क्यों मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता? पहले आदि काल में तो मनुष्य जंगलों में ही रहता था, अपना पूरा जीवन यापन करता था। लेकिन अब इसकी आवश्यकता क्यों है? अब इसकी आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य जो है, जनसंख्या मनुष्य की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम मानव निर्मित वस्तुओं को भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। जो जनसंख्या के अनुरूप जो मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और कि पहले जो है वो मनुष्य आदि काल में क्या रहता था? जंगलों वगैरह में रहता था, तो उसको उतनी टेक्नोलॉजी पता नहीं थी, उसी से अपना जीवन यापन करता था। ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? सब आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तांबे का आविष्कार हुआ, पशुपालन हुआ, है ना, कृषि का आविष्कार हुआ। इन सब के आविष्कार से क्या हुआ? धीरे 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 मनुष्य स्थायी होने लगा। फिर उसके बाद उसने आविष्कार की तरफ आगे बढ़ा वो, और फिर धीरे धीरे चीजों का आविष्कार हुआ। जब आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक संसाधनों को और बढ़िया और रिफाइन करके और उनको और उपयोग करके, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप क्या था? विज्ञान के सिद्धांतों का मनुष्य ने आविष्कार किया, है ना। विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का आविष्कार किया, और फिर इन्हीं सिद्धांतों और नियमों को उसने क्या किया? उपयोग किया। जब इसका उपयोग किया तो वही क्या बन गई? वही प्रौद्योगिकी बन गई। और यही विज्ञान के सिद्धांत और नियमों का उसने प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग किया, है ना। और जो भी उसके आसपास की चीजें थी उन पर उपयोग किया, और उन पर उपयोग करके नए नए आविष्कार किए। और नए नए आविष्कार करने के बाद क्या हुआ? मनुष्य का जीवन थोड़ा सा आसान हो गया। जो कठिन जीवन था, आग का खोज करना, जंगलों में रहना, गुफाओं में रहना, ये सब चीजें जो कठिन था, वो धीरे धीरे आविष्कार के साथ क्या हुआ? स्थायी होते चले गए। और फिर आवश्यकता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी तो अन्य अन्य चीजों का भी आविष्कार होने लगा। जगह जगह उत्पादन होने लगा बल्क में, है ना। ढेर सारा जगह जगह बल्क में उत्पादन होने लगा। जब बल्क में उत्पादन होने लगा तो मनुष्य की जो है वो जीवन स्तर में सुधार आया। ठीक है ना। तो और ये सब चीजें जो उत्पादन होती है किससे बनाए जाते हैं? देखिए, ये सब हमारे कुशल कारीगर होते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी इनको पता होती है, ये सब बना, जैसे घड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह, स्कूटर, कुर्सी, फर्नीचर, ये सब जो है ये सब विशेष प्रकार के कारीगर होते हैं, जिनके अंदर ये कुशलता होती है, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाता है कारखानों में। ठीक है ना। तो ये मानव निर्मित वस्तुएं हुई। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त है, लेकिन हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे हम दिन पर दिन जो है वो उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें बाहरी कारखानों में उनका उत्पादन करना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए, आदिकाल में क्या? आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तो उसको जो है वो कारखाने में उसका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, विज्ञान का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का उपयोग हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, उससे धीरे धीरे मनुष्य का आविष्कार हुआ। आविष्कार के साथ साथ जनसंख्या की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई, और
अब मनुष्य ने क्या किया, अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जिससे मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। अच्छा, मनुष्य की भौगोलिक मतलब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी से अर्थ है कि भोजन, और कपड़ा मतलब अर्थ है वस्त्र, और मकान का अर्थ है आवास, ठीक है ना। तो ये मूलभूत आवश्यकता है, सारी बेसिक आवश्यकता यही है। कोई कितना भी जो है अपनी आवश्यकताओं में कमी करे, लेकिन इन तीन चीजों में मूलभूत आवश्यकताओं में कमी जो है उसको समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो और इन्हीं के स्तर में मनुष्य दिन पर दिन अच्छा भोजन खाना, अच्छा वस्त्र पहनना, अच्छे आवास में रहना, इन्हीं की आवश्यकताओं, इन्हीं को सुधारने के लिए मनुष्य दिन रात प्रयत्नशील रहता है, ठीक है ना। तो मनुष्य की आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है। ये इन सब में हमें मानव निर्मित वस्तुओं की जरूरत पड़ती है ना। मानव निर्मित वस्तुओं द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे मकान है, देखिए ईंट से बनता है, बालू से बनता है, गिट्टी से बनता है ना, उसमें और मशीनें लगती हैं। वस्त्र क्या है, वस्त्र आप केवल कपास के वस्त्र, कपास इतना ज्यादा नहीं होता कि पूरे भारत की जनसंख्या को कपास के वस्त्र उपलब्ध कराया जा सके। तो हमने क्या किया, हमने जो है सिंथेटिक संश्लेषित रेशों का आविष्कार किया। ये संश्लेषित रेशे क्या करते हैं, इससे वस्त्र निर्माण किया जाता है। और ये वस्त्र क्या होते हैं, ये वस्त्र उपयोगी मतलब अधिक टिकाऊ होते, जल्दी फटते नहीं है ना। सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं, संश्लेषित रेशे के वस्त्र आसानी से फटते नहीं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो मनुष्य इनको ज्यादा प्रेफर करता है। सूती वस्त्र कम होने के कारण क्या होते हैं, महंगे भी आते हैं, है ना। इनका निर्माण जो है वो बुनियादी स्तर पे होता है, तो इनका ये जो है महंगे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं वस्त्र के बारे में। तो वस्त्र में क्या क्या होता है, वस्त्र जैसे वस्त्र का उपयोग क्या है भाई, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग किया जाता है ना। अब जैसे आप किसी छोटे बच्चे के कपड़े से लेके बड़े कपड़े तक, मम्मी की साड़ी ले लीजिए, पैंट शर्ट ले लीजिए, कुर्ता पैजामा, ये सब जो है वस्त्र की श्रेणी में आते हैं। अब ठंडी रहती है तो भी हमें वस्त्र बचाते हैं, ठंडी में भी हम उन्हीं कपड़े पहनते हैं जिससे वस्त्र हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, है ना। कार्डिगन, कंबल वगैरह आप ओढ़ते हैं, इन सब ये सब वस्त्र है, ठीक है ना। अब ये वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं, ये वस्त्र या तो प्राकृतिक रेशों से तैयार किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कपास, कपास किस सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से बनता है। कपास किससे मिलता है, कपास के पेड़ से मिलता है ना। और कपास के पेड़ कहाँ होते हैं, खाली मिट्टी में उगते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ऊनी वस्त्र आपको भेड़ वगैरह से मिलता है, बकरी वगैरह से मिलती है ना। अल्पका ऊंट वगैरह से मिलता है, खरगोश वगैरह से मिलता है, ये सब ऊनी वस्त्र के धागे। अब जैसे जैसे इनके अंगोरा बकरी जैसे आप पढ़े थे, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये सब महंगे ऊनी वस्त्र होते हैं। जो साधारण ऊनी वस्त्र होते हैं वो सिंथेटिक भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। ऊनी वस्त्र जो सीधे जानवरों से निकाले जाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग, उनका संवर्धन थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है ना। उस पे एक एक कारीगर लगे रहते हैं तो वो महंगा पड़ता है। और जो कारखाने में बनते हैं वो बल्क में बनते हैं, वो किस में बनते हैं, अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में बनेंगे तो वो सस्ते होंगे, ठीक है ना। मांग के अनुरूप वो अत्यधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र किससे बनते हैं, कपास के रेशों से बनते हैं। ऊनी वस्त्र किससे बनते हैं, जंतुओं के से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब इस जंतुओं में क्या होगा, बकरी होगा, ऊंट होगा, खरगोश होगा, है ना, ये सब होती है ना, भेड़ होती है। रेशमी वस्त्र किससे बनते हैं, रेशमी वस्त्र रेशम के कीड़े से मिलते हैं, जो शहतूत के पेड़ पे उगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रेशमी धागे से मिलते हैं, ये भी महंगे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब जगह उत्पादन नहीं किया जाता और इनकी प्रोसेसिंग बहुत बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा की जाती है, ठीक है ना। और टेरिलीन देखिए संश्लेषित रेशा, यानी कि प्रकृति द्वारा नहीं प्रदत्त है, इसे मनुष्य कारखाने में निर्माण किया था, मानव निर्मित होते हैं। और ये क्या होते हैं, अब टेरिलीन और भी मानव निर्मित रेशों के नाम अगर आपसे पूछा तो क्या बताएंगे, नाइलॉन, टेरिलीन यानी डेक्रॉन, है ना, इसको डेक्रॉन भी कहते हैं, और पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। कैसे रेशे हैं, संश्लेषित रेशे। और इनकी इनकी क्या उपयोगिता है, ये अधिक आकर्षक होते हैं, देखने में सुंदर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, चमकीले होते हैं, है ना। जैसे आप कलर मांगेंगे उस कलर के आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, टिकाऊ होते हैं, आसानी से खींचने पे टूटते नहीं है। और सूती वस्त्र आप अगर खींचेंगे ना खट से फट जाता है, ज्यादा जोर से खींचेंगे तो फट जाएगा, ठीक है ना। तो ये अत्यधिक आकर्षक और टिकाऊ होते हैं इसलिए, और सस्ते होते हैं तो इसलिए इनको प्रीफर करती है जनता, ठीक है ना। भवन निर्माण में क्या है, अब जैसे आप भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, अब आवास की बात करते हैं तो भवन निर्माण में क्या होगा, भवन निर्माण में आप देखिए ईंट का प्रयोग किया था, पत्थर का प्रयोग किया था, लोहे के राड वगैरह प्रयोग किया था, सरिया, सीमेंट, ये सब, बालू, मिट्टी, ये सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ जो है वो जैसे बालू आप क्या प्रकृति द्वारा मिलती है
है ना। और जो सीमेंट बनता है चूना पत्थर से, वो मिर्जापुर गरम में वो सब क्या है, वो भी मतलब उसका जो मूलभूत कच्चा माल है वो क्या है, वो भी प्राकृतिक प्रदत्त है। लेकिन जो आप ईंट बनाते हैं, सरिया बनता है, ये सब जो है सीमेंट वगैरह, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है ना। अब जो जुड़ाई में जो मशीन वगैरह का इस्तेमाल किया था वो भी मानव निर्मित है। तो भवन निर्माण में जो अनेक सामग्री ऐसी हैं जो कि मानव निर्मित है। अच्छा, भवन निर्माण के बाद देखिए आपके में दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं कि भवन निर्माण के बाद जब आप जो है प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर करने के बाद आप अपने पानी से उसकी क्या करते हैं, तराई करते हैं। कहते नहीं पानी डाल के तराई करनी है। क्यों तराई करनी है? क्योंकि जब आप तराई करते हैं तो जो सीमेंट है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि दही में आप किसी चीज को फेंटिए या फिर पानी में आप कुछ डालिए, तो डालेंगे अगर उसको शेक नहीं करेंगे बराबर, तो क्या बन जाएगा, गट्ठा गट्ठा छोटा छोटा बन जाएगा उसमें, है ना। तो ऐसे ही अगर आप तराई करेंगे तो क्या करेंगे, तराई करने से क्या होता है, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये क्रिस्टल्स फिर आपस में जुड़ते हैं। इंटरलॉकिंग इन क्रिस्टल्स की भी होती है आपस में। ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं और इससे सीमेंट और मजबूत हो जाता है पानी की उपस्थिति में। पानी भी बॉन्ड बनाता है और सीमेंट के जो कण है वो भी बॉन्ड बनाते हैं। सब आपस में बॉन्ड बना करके पूरी इंटरलॉकिंग होती है और ये स्ट्रक्चर को और मजबूत कर देते हैं और कठोर और मजबूत बना देते हैं पानी की उपस्थिति में, है ना। और कम से कम 1 सप्ताह तक तराई करिए। उसके बाद क्या होता है, जब पानी का छिड़काव करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे और आपकी इमारत भवन वगैरह क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। वो आसानी से टूटेगी नहीं, वो मजबूत हो जाएगी, सालों साल मजबूत रहेगी। ठीक है ना। और दूसरी क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप पानी डालते हैं तो पानी रिस करके सीमेंट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं ना, तो रिसाव की प्रक्रिया द्वारा पानी नीचे जाता है। पानी नीचे जाएगा तो ऊपर का जो ऊपर धूप पड़ेगी तो ऊपर वाला जल्दी सूखेगा, नीचे वाला क्या होगा, देर से सूखेगा, है ना। नहीं तो अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो नीचे वाला जो है गर्म पाएगा तो वो भाप उसके उड़ेंगे। ठीक है ना। और ऊपर वाला तो देर सूखे क्योंकि भाप यहीं से होके जा रही है, लेकिन नीचे वाला पहले सूख जाएगा। और नीचे वाला जब पहले सूखेगा तो इसकी जो भाप उड़ेगी वो आपके सीमेंट में क्या कर देगी, क्रैक्स कर देगी, दरारें उत्पन्न कर देगी। ठीक है ना। इससे आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो रासायनिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो इस वजह से क्या होता है, मकान इसमें तो कमजोर हो जाएगा अगर रासायनिक प्रक्रिया पानी के साथ इंटरलॉकिंग नहीं हो। दूसरा रीजन ये है कि सीमेंट में छिड़काव ना करने से सीमेंट में दरारें पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भीतरी सतह पहले सूखेगी और ऊपर की सतह देर से सूखेगी। तो जब देर से सूखेगी तो वो ऊपर जैसे भाप निकलेगा वो तोड़ते हुए सीमेंट को बाहर निकलेगी और उसमें क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है ना, सीमेंट वगैरह में। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, घरेलू कार्य में मानव निर्मित वस्तुएं क्या है। अब घरेलू कार्य जैसे आप नहाते हैं, सुबह उठते ब्रश करते हैं, है ना, खाना की मम्मी बनाती टिफिन में पैक करती हैं, है ना, फिर उसके बाद आप स्कूल बैग ले जाते, तैयार होते स्कूल आते हैं, पेंसिल बैग रहता है आपका। ये सब चीजें क्या है, घरेलू कार्य में ये सब मानव निर्मित वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। सुबह से उठिए देखिए बर्तन देखिए मानव निर्मित वस्तु से बना हुआ है। ठीक है ना। पानी पीते ब्रश करते वही मानव निर्मित वस्तु है। पेस्ट मानव निर्मित वस्तुओं से बना हुआ है। हर चीज है ना। तो सुबह उठते ही जैसे स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सब जो है ये सब मानव निर्मित वस्तु। मकान की सफाई सजावट ये सब चीजें जो है वो मानव निर्मित वस्तुओं के लिए मानव निर्मित वस्तुओं द्वारा ही संपादित, उन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम संपादित करते हैं, है ना। सिलाई कढ़ाई वस्त्र जो आप पहनते हैं, ठीक है ना, जैसे कपड़े धोना, है ना। अब सब कपड़े धोने में क्या क्या प्रयोग करता है, साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब इत्यादि। भोजन पकाने में क्या प्रयोग करता है, बर्तन, ठीक है ना। मसाले, मान लीजिए मसाले तो कुछ खड़े मसाले प्रकृति द्वारा प्रदत्त है लेकिन उसमें हम कुछ पैकेट वाले मसाले मिला देते हैं। ठीक है ना। बर्तन हो गया, मसाले हो गया, गैस चूल्हा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपकी माचिस लगती है या लाइटर जो भी है, ये सब प्रकृति। सिलाई में क्या क्या करते हैं, सुई करते हैं, सिंथेटिक रेसे करते हैं या संश्लेषित रेसे और धागे। संश्लेषित रेसे वही धागे हो गए। ठीक है ना। सुई का प्रयोग करते हैं सिलाई में। और मशीन, ठीक है ना, उसमें मशीन में डालने वाला तेल,
ठीक है ना। घरों की सजावट के लिए क्या किए जाते हैं, सजावटी बल्ब, है ना। और दीवारों पे फ्रेम वगैरह जो लगाते हैं ये सब मानव निर्मित है, ठीक है ना। और दृश्य वगैरह भी लगाते हैं हम, घरों की सजावट में पेंट वगैरह भी करते हैं, है ना। ये सब प्रयोग किए जाते हैं। फिर बुनाई में क्या किया जाता है, बुनाई में हम जो है बुनाई के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है और जो रेसे होते हैं बुनाई में, ठीक है ना, ये सब मानव निर्मित है। तो ये सब चीजें आपको लिखनी थी, आपको दिया हुआ था तालिका में 2.2 में, तालिका 2.2, इसमें आपको ये सब लिखना था, ठीक है ना। तो घरेलू कार्य में भी हम अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप शुरू से आप केवल सोचिए कि आप क्या करते हैं, बस उसी में आपका आंसर आ जाएगा। आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप जब भी कोई चीज दैनिक में प्रयोग करेंगे तो आप उसको पहले देखेंगे कि ये मानव निर्मित वस्तु है या इसका कच्चा माल क्या है या ये प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है। चलिए आगे, कृषि कार्य में क्या होता है, कृषि कार्य में भाई हसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल ये सब का प्रयोग करते हैं, है ना। उर्वरक वगैरह, रासायनिक उर्वरक वगैरह डालते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, उसके लिए पाइप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फसल काटने के लिए मशीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सब मानव निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। ये बात अलग है कि मान लीजिए हम जैविक कृषि कर रहे हैं तो उसमें हम प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पूरा संभव नहीं है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो मनुष्य क्या करता है, रासायनिक उर्वरक वगैरह, मशीनों वगैरह का प्रयोग करता है जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन हो और शीघ्रता से उसकी कटाई वगैरह हो जाए, शीघ्रता से उसका स्टोरेज हो जाए, ठीक है ना। औषधियों में अब देखिए, औषधियां पहले क्या था, पहले जब आदमी क्या था, झाड़ फूक करता था, जब विज्ञान नहीं आया था झाड़ फूक करता था, औषधियों का प्रयोग करता था, जड़ी बूटी ये सब का प्रयोग करता था। लेकिन ये क्या थी, ये उतनी इनका प्रयोग तो होता था, लेकिन क्या होता था, अनेक ऐसे रोग धीरे धीरे जो है विज्ञान के आविष्कार के साथ अनेक ऐसे रोग डेवलप हो गए कि जो औषधियों के प्रयोग से भी क्या होते थे, मनुष्य जो है वो बच नहीं पाता था कभी कभी। तो इससे क्या होता था, इससे अब ऐसी औषधियों का निर्माण किया जाने लगा विभिन्न रसायनों के प्रयोग से कि जो असाध्य रोग जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया यानी मियादी बुखार, ये सब आदि का उपयोग आदि का उपचार किया जा सके, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। एंटीबायोटिक मतलब जैव प्रतिरोधी, जैसे आपके शरीर में कोई जीवाणु घुस गया है ना। मान लीजिए आपको हैजा वगैरह हो गया है, टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया है, अब उस जीवाणु को मारना होगा तभी तो सही होगा, तभी तो आप जो है वो स्वस्थ होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है। वो एंटीबायोटिक दवाइयां जीवाणुओं से फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं 5 दिन खाइए, 6 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, 4 दिन बाद आइए, ऐसे करके बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाइयां कुछ निश्चित समय के लिए ली जाती है, निश्चित मात्रा में, और उसके बाद आपके अंदर वो दवाइयां जो है वो जीवाणु को नष्ट कर देती है और आपका इम्यून सिस्टम फिर से मजबूत हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुकान पे जाके कोई भी एंटीबायोटिक ले लिए, हमेशा डॉक्टर्स की सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या है भाई, संश्लेषित यानी इनका संश्लेषण हुआ, इनको बनाया गया है। और कैसे बनाया गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया, इसीलिए संश्लेषित रेशों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित रेशे कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या है ये, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, ये सब संश्लेषित रेशे हैं, ठीक है ना। याद कर लीजिए, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, ठीक है ना, ये संश्लेषित रेशे हैं। और ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक, जैसे मान लीजिए एथिलीन है, ने पॉलीएथिलीन है ना, मान लीजिए एथिलीन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये अनसैचुरेटेड रहती है, क्या करेगी, अपना सिंगल बॉन्ड इधर खोल देगा, है ना। अब ये एक एथिलीन फिर दूसरे एथिलीन से जुड़ेगा, ठीक है ना, फिर दूसरे ये तीसरे एथिलीन मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ढेर सारी लंबी श्रृंखला बन जाएगी, और ये लंबी श्रृंखला क्या होगी, रेशे के फॉर्म में होगी या फिर अन्य सामान इनके बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन ये सब जो है संश्लेषित रेशों से बने, और ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। मतलब इनका जो मूलभूत कण है, जो मोनोमर है, यानी जो एकल अणु है जिससे ही बने हैं, एकल अणु के जुड़ने से कई अणु बनते हैं, तो एकल अणु जो है इनका वो निम्न अणुभार का है,
वो क्या है, वो निम्न अणुभार के। लेकिन वो जब एकल अणु के ढेर सारे अणु जुड़ेंगे तो वो उच्च अणुभार बन जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा मानव श्रृंखला बनाते एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल सा खड़े हो जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और इनका अणुभार क्या हो जाता है, कम है, लेकिन ढेर सारे जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये उच्च अणुभार वाले बहुलक, बहुलक मतलब कि कई अणु उसमें जुड़ करके एक दूसरे से लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, इससे मजबूत होते हैं, है ना, ये मजबूत होते हैं और आसानी से टूटते नहीं है। उदाहरण नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, ये सब। और ये अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं, टिकाऊ होते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। जैसे आप धो करके डालिए तो सूख जाए, सूती वस्त्र देर से सूखेगा लेकिन ये जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। और इनको आप अगर जैसे सूती वस्त्र को फाड़ेंगे तो फट जाएगा, लेकिन ये जो संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े ये हाथ से फटते नहीं है, ठीक है ना। और मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इन वस्तुओं को पानी में भिगोने पर नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन के कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र क्या होता है, देर से सूखता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों से बना होता है ना, सेलुलोज से बना होता है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये देर से सूखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक पे, ठीक। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में देखिए हर जगह प्लास्टिक है। सुबह उठिए ब्रश करिए तो प्लास्टिक, मग, बाल्टी बाथरूम में देखिए वो भी प्लास्टिक, ठीक ना। डस्टबिन आप अपनी देखिए वो भी प्लास्टिक। तो सुबह उठते ही हमें प्लास्टिक की चीजें, क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है और ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है ना। इतना लार्ज स्केल पे इनका प्लास्टिक का उत्पादन होता है और ये सस्ते पड़ते हैं, इसलिए प्लास्टिक की वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है। इनका उपभोग से क्या होता है, सबको आसानी से वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है, इनसे बने होते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक के मग होते हैं, प्लास्टिक के दांत साफ करने के ब्रश होते हैं, आपके प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, आपके पेन का भी जो कवर है वो भी प्लास्टिक का है, रिफिल भी प्लास्टिक की है ना। आपके खिलौने प्लास्टिक के हैं। हर जगह आप देखिए, आप कहीं भी अपने दैनिक जीवन में अपने घर में देखिए, हर जगह आपको प्लास्टिक के सामान दिखे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्लास्टिक क्या होता है, अब प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के व्युत्पन्न और उच्च अणुभार वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे ये डबल बॉन्ड एथिलीन है और ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन है। जैसे हमने बताया था आपको, याद होगा क्लास में, कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है संयोजकता। अब इस 4 संयोजकता में अगर हम एक संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा पूर्ति कर दे तो 3 संयोजकता बच गई ना। तो ये तीनों संयोजकता क्या होगी, कार्बन आपस में ही संयोग कर लेगा, ये हट जाएगा, और कार्बन क्या आपस में ही संयोग कर लेगा, और इसकी 3 तो पूरी हो गई, एक हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो ये क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया, ठीक है ना, एथाइन एसिटिलीन, ठीक है ना। और ये एथिलीन हो गया, ठीक है ना। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रथम जो यौगिक होगा वो 2 कार्बन का होगा, ठीक है ना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला यौगिक जो होगा वो क्या होगा भाई, 4 हाइड्रोजन से होगा, तो ये एथेन हो गया, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। ये आगे की क्लास में आपको आएगा, आगे के चैप्टर में, तो आपको डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध वाले यौगिक होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये अणुभार के प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। जैसे अब इनका उदाहरण जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं, है ना। बेकेलाइट मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड का बना हुआ, जैसे ऐसी देखिए बेंजीन की रिंग होती है और ऊपर क्या होता है, OH लगा होता है, और ये सब एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो इनकी इंटरलॉकिंग इतनी मजबूत होती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनको आप गर्म करेंगे तो ये आसानी से पिघलेंगे नहीं, ठीक है ना। प्लास्टिक के तो प्लास्टिक के आपके उदाहरण अभी याद करिए, फिर आएंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो पहले प्लास्टिक का नाम याद कर लीजिए, बेकेलाइट, पॉलीथीन, देखिए ये एथिलीन है, इसी के ढेर सारे अणु जुड़ जाएंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है ना। टेफ्लॉन, ठीक, टेफ्लॉन आपके जैसे आप कढ़ाई वगैरह देखिए ब्लैक कलर की जो होती है उस पर टेफ्लॉन की कवरिंग की जाती है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब कि जैसे आपका एथिलीन है,
है ना, ये एथिलीन है। अब इस एथिलीन में आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 2 ये, 3 ये और एक ये चौथा ये क्लोराइन, तो ये पॉलीविनाइल, ये विनाइल क्लोराइड हो गया। अब इसी विनाइल क्लोराइड के ढेर सारे और जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इन सब से प्लास्टिक बनाए जाते हैं, यानी कि ये सब रासायनिक पदार्थों से प्लास्टिक बनते हैं, है ना। अच्छा, प्लास्टिक में भिन्नता होती है। कुछ प्लास्टिक जैसे आपके खिलौने सस्ते वाले खरीदिए तो वो गर्म करेंगे तो तुरंत, आप धूप में रखेंगे तो तुरंत ही पिघलने लगते हैं, है ना। कुछ प्लास्टिक क्या तो बहुत, अगर गैस वगैरह पे चढ़ा देंगे तो एकदम से खराब हो जाएंगे। तो प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पे कुछ आसानी से गर्म होती है और कुछ पे उष्मा का प्रभाव कम पड़ता है, कुछ गर्म नहीं होती। जैसे आपका कुकर की हैंडल देखिए, वो जो प्लास्टिक से बनी है वो गर्मी में भी पिघलती नहीं है, वो आपको गैस चढ़ा है फिर भी नहीं, सबकी आंच लग रही है उसमें तेजी से, लेकिन वो पिघलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसी प्लास्टिक है जो कि जिसमें बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है कि वो मुलायम नहीं होगी गर्म करने पर, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके अणुओं के बीच में, ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक का मग अगर आप सस्ता वाला लेंगे तो वो क्या होगा, उसमें पानी पे पिघलने लगता है, उसको गैस पे चलाएंगे तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन कुकर के जो हैंडल होते हैं वो आसानी से पिघलते नहीं है। तो इसका मतलब प्लास्टिक कैसा है, उसकी कठोरता कैसी, वो गर्म करने पे पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, या फिर उसमें मेल्टिंग, अब गर्म करने पे पिघलेगा इसका मतलब उसका गलनांक जो है वो कम है, और गर्म करने पे नहीं पिघले इसका मतलब उसका गलनांक उच्च है। तो दो प्लास्टिक, इसीलिए प्लास्टिक के कितने वर्ग बनाए गए, 2 वर्ग बनाए गए, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे कक्षा में पढ़े, आगे क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताब लेके बैठा करिए और जहां तक पढ़ा है पहले उसको रीड कर लीजिए, ठीक है ना। पहले उसको चैप्टर को रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद जब हम पढ़ाए हैं उसको पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जो समझ में आए उसको लिखते चले जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद।